स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2012 में आया हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन आप लोग अगर देख कर जाते हैं तो एग्जाम में आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि उसी पैटर्न के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल मिलते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि अभी हमने अपने दूसरे चैनल ATC स्टार पर आज ही कैपिटल रिडक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट के साथ साथ अगर आप ATC स्टार वाले प्लेलिस्ट में भी जाकर देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन वहाँ भी अवेलेबल मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस के अंदर में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। ये बात मैंने कई बार कई वीडियो में कहा है कि जब भी हम लोग सम्स करने बैठें और सॉल्यूशन देखें उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं वो दो जगह से ही ली जाती हैं। या तो आपके सम से लिया जाएगा और या फिर उसके कैलकुलेशन, उसके प्रोसेसिंग, उसके फार्मूलाज में जो बातें डिस्कस की गई थी वहाँ से हम लोग उस चीज़ को कैलकुलेशन में लेते हैं। 2012 कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 इज गिवन बिलो। सबसे पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें आप देख रहे हो इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इसमें हमारे पास दो तरीके का शेयर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोल्यूशन करने के समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेड अप है 1,50,000 का, और फिर दूसरा एक 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ₹6 पेड अप है। इसमें मतलब ₹4 अभी तक पेड अप नहीं हुआ है। ये जो ₹4 अभी तक पेड अप नहीं हुआ इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल कॉल। ₹4 के हिसाब से 20,000 शेयर हमारे पास है, 20,000 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 80,000। ये 80,000 पैसा जो नहीं मिला है अभी तक कंपनी को, इसको हम लोग नाम देते हैं नोशनल कॉल। और इसकी अमाउंट दी हुई है कितने की, 1,20,000 की। 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 60,000 का, और टोटल शेयर कैपिटल आपका 3,30,000 का। ठीक है, आगे में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर ब्रैकेट में दिया हुआ है। जब भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ब्रैकेट में दिया रहता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो हम लोगों का लॉस है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन में 1,40,000 का। करेंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स हैं हम लोगों के पास कितने का, 80,000 का। तो बाकी की पिक्चर तो सिंपल लग रही है। एसेट्स में देख लीजिए आप लोग, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आपका 2,20,000 का। ये फिक्स एसेट्स के जगह वर्ड अभी चेंज मिलेगा आपको। फिक्स एसेट के जगह हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख कर दिखाते हैं अभी के समय में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 40,000 की दी हुई है। करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आप देख रहे हो इन्वेंट्रीज है आपका स्टॉक 80,000 का, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर है 40,000 की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000 का। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जितने भी वैल्यूज आप यहाँ पर बैलेंस शीट में देख रहे हो इन सबको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ वैल्यूज चेंज भी करके दिए रहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी वैल्यू चेंज करके दिया रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं मार्केट वैल्यूज। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग ने फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ रखा होगा उनके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन में एसेट्स की वैल्यूज लेते हैं या लाइबिलिटीज की वैल्यू लेते हैं तो वो बुक वैल्यू पर नहीं लिया जाता। इस केस में यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम लोग जो भी वैल्यू लेते हैं वो किस वैल्यू पर लिया जाता है, मार्केट वैल्यू पर लिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो फर्दर इंफॉर्मेशन में आपको कुछ दिया हुआ है। नंबर 1 में करेंट कॉस्ट ऑफ सन्ड्री फिक्स एसेट्स दिया है 3,70,000 एंड दैट ऑफ स्टॉक इज ₹1,00,000। ये जो वैल्यू आपको अब दिखना शुरू हुआ है इन सबको हम लोग नाम देते हैं कि ये वैल्यू हमारा मार्केट वैल्यू है। बी नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कुड फेच ओनली ₹10,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमको सिर्फ 10,000 मिलेगा। सी नंबर पॉइंट में बोला है 50% ऑफ द डेटर्स आर डाउटफुल। दैट मीन्स कि जब डेटर की वैल्यू हम लोग लेंगे, पीछे हम लोगों का डेटर का वैल्यू दिया हुआ था 40,000, जब हम लोग डेटर्स का वैल्यू लेंगे तो 40,000 नहीं लेंगे, उसमें से 50% डाउटफुल वाला पार्ट हटाकर बैलेंस 50% लेंगे जो कि हमारा आएगा 20,000। और उसके बाद आपको डी नंबर पॉइंट में लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों का एरियर है, मतलब डिविडेंड देना बाकी है। ये एक तरीके से आपका क्या इंक्रीज हो जा रहा है,
लायबिलिटीज इंक्रीज हो जा रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, नीचे बोला है फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा था आपको बताया गया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के 3 मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मेथड ही था जिसको नाम दिया गया था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या इसका एक और नाम है आपको याद होगा, इसको हम लोग एसेट बैकिंग मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रोसेसिंग लेनी पड़ती है वो स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सॉल्यूशन आप देख रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डायमंड लिमिटेड। एक्चुअली इस मेथड में, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ता है नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए हम लोग लेते हैं ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर एट मार्केट वैल्यू। अब आप देखिएगा ऑल एसेट्स को लिया जा रहा है मार्केट वैल्यू पर। किस तरीके से, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आपका 370 लिया, आप देख रहे हो मार्केट वैल्यू यहाँ से लिया गया है। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का बी नंबर पॉइंट में मार्केट वैल्यू था, 10,000 ले लिया और टोटल ऐड करके नॉन करेंट एसेट्स आ गया कितना, 3,80,000। करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज या स्टॉक, इसका मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गया था तो 1 लाख ले लिया। डेटर्स आपका 40,000 का था, 50% डाउटफुल हटाकर 20,000 का डेटर ले लिया गया। और कैश एंड बैंक सम्स में दिया हुआ था बैलेंस शीट में, वहां से ले लिया गया 40,000। ये टोटल ऐड करके आपका करंट एसेट्स हो गया 1,60,000। टोटल एसेट्स को अगर दोनों को जोड़ दें तो जोड़कर आ गया 5,40,000। अब टोटल एसेट्स में से हम लोग लेस करते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में आपको नॉन करंट लायबिलिटीज एक मिला था सम्स में, लॉन्ग टर्म लोन जो था 1,40,000 का। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर था जो था 80,000 का। तो 140 और 80 टोटल ऐड करके आ रहा है 2,20,000। अब टोटल एसेट्स 5,40,000 में से 2,20,000 का माइनस करके हम लोगों को वैल्यू मिल गया 3,20,000। इस 3,20,000 को हम लोग नाम देते हैं नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, या इसको हम लोग नेट एसेट्स फॉर प्रोप्राइटर भी लिखते हैं। अगर किसी सम्स में नेट एसेट्स फॉर प्रोप्राइटर लिखा हुआ दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस नेट एसेट्स ऑफ कंपनी में से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम के लिए सम्स में दिया हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों का था 60,000 का, तो वो आप देख रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000 दिखा दिया। और आपको एक बार मैं बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा, उसमें हम लोगों का जो प्रेफरेंस शेयर्स था 60,000 का वो कितना परसेंट के रेट से था, 9% के रेट से दिख रहा है। तो ये 9% का रेट ही इसका डिविडेंड का रेट है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लास्ट में बोला गया था कि 5 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड एरियर है, वो एरियर डिविडेंड भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए वो एरियर डिविडेंड भी हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। अब आप वापस सॉल्यूशन में आ जाइए और यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 60,000 सम्स में था जो कि आपको दिख गया। एरियर डिविडेंड ऑफ 5 ईयर्स ये जो लिया गया है, ये कैसे लिया गया है, 60,000 का आप 9% निकालोगे, 60,000 इंटू 9/100, 60,000 का 9% आप निकालोगे तो 9 छक 54, 54,000 आएगा, मतलब 5,400 आएगा। 5,400 एक साल का आया और 5,400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 साल से बाकी था डिविडेंड। तो 5,400 इंटू 5 आप करोगे तो आपको डिविडेंड एरियर मिल जाएगा कितने का, 27,000 का। अब ये 60,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 27,000 का एरियर डिविडेंड जोड़कर आ रहा है कितना, 87,000। 3,20,000 से 87,000 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बच रहा है, 2,33,000, जिसको हम लोग नाम देते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये जो नेट एसेट्स आया है इसमें हमको एक और कैलकुलेशन करना पड़ेगा नोशनल कॉल का। सम्स को पढ़ने के समय हम लोगों ने देखा था 20,000 शेयर्स था और उस पर 4 रुपया करके बाकी था। 10 रुपये में 6 रुपया पेडअप था, 4 रुपया बाकी था, उस 4 रुपया को ही हम लोग नाम देते हैं नोशनल कॉल। 2,33,000 में सिंपली हम लोग नोशनल कॉल मनी ऐड करेंगे, तब हम लोगों को जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है,
ये करने के लिए इस सम्स में आप देख रहे हो दो तरीके का कैलकुलेशन बताया है। एक कैलकुलेशन में बोला है पॉइंट नंबर ए में, इफ़ वी कंसिडर नोशनल कॉल फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर होल्डर, अगर हम लोग नोशनल कॉल को लेकर कैलकुलेशन करें तो कैसे कैलकुलेशन होगी और हमारा शेयर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। और बी नंबर पॉइंट में बताया है कि अगर हम लोग नोशनल कॉल को नहीं लेकर कैलकुलेशन करें, विदाउट कंसिडरिंग नोशनल कॉल, तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या होगा। अब लास्ट में आपको यही चीज़ थोड़ा क्लियरली अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर पॉइंट कि अगर हम लोग नोशनल कॉल को कंसिडर करके वैल्यू ऑफ शेयर निकालें तो क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हो नेट एसेट्स फॉर फुल्ली पेड अप शेयर सबसे पहले निकाला गया। अब नेट एसेट्स फॉर फुल्ली पेड अप शेयर कैसे निकला है, बहुत ही सिंपल है। आपका जो नेट एसेट्स आया है 2,33,000, इसमें आप नोशनल कॉल मनी ऐड कर दो। और नोशनल कॉल मनी है कितना, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपया करके, मतलब 2,33,000 प्लस 20,000 इंटू 4 करोगे 80,000 मिलेगा। इन दोनों को जोड़कर आपकी वैल्यू आएगी 3,13,000। ये जो वैल्यू आया है 3,13,000, ये आपका फुल्ली पेड अप शेयर्स का टोटल वैल्यू है। अब एक शेयर का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ शेयर से। अब यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इक्वल्स 3,13,000, जो फुल्ली पेड अप शेयर का वैल्यू आया है, और उसको डिवाइड कर दिया गया है नंबर ऑफ शेयर से जो कि है 35,000। डिवाइड करके आप देखोगे तो आपको 8.94 का वैल्यू मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग डिवाइड करके खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बुक वगैरह में मिसप्रिंट भी हो जाती है। हम लोग यहाँ पर एक बार देख लें हमारे पास शेयर्स कितने हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो पहले एक था 15,000 शेयर्स और एक था 20,000 शेयर्स, दिखा। दोनों को मिलाकर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 और 20 कितना शेयर्स हो जाएगा, 35,000। तो सिंपल तरीका है कि 3,13,000 जो फुल्ली पेडअप का वैल्यू आया उसको डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ शेयर से, आपको एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो वैल्यू मिला हम लोगों को 8.94, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। अगर हम लोग वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर निकालें तो उसके लिए एक शेयर्स की जितनी पैसे नहीं मिले थे, अनपेड था, वो हम लोग सिंपली इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे निकाला वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, आप देख रहे हो यहाँ फुल्ली पेड अप शेयर्स का वैल्यू है 8.94, उसमें से माइनस किया गया नोशनल कॉल पर शेयर। 8.94 में से सिंपली एक शेयर का कितना पैसा नहीं मिला था, नोशनल कॉल 4 रुपया। 8.94 में से 4 रुपीज़ माइनस किए, बैलेंस आया 4.94। ये हो गया हमारा पार्टली पेड अप शेयर्स का वैल्यू। ठीक है, ये कैलकुलेशन कब करेंगे, जब हम लोग नोशनल कॉल को कंसिडर करेंगे। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि नोशनल कॉल को कंसिडर नहीं करना है तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस वैल्यूएशन में हम लोग 1 रुपए की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप 1 रुपए की वैल्यू कहीं पर भी किसी भी चीज़ का निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद आप इजीली कितने रुपए का भी वैल्यू पूछा जाए निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1 रुपए की वैल्यू अगर आपको पता है और आपको 10 का वैल्यूएशन करना है तो इंटू 10 कर दीजिए। और अगर 1 रुपए की वैल्यू आपको पता है किसी चीज़ का और आपको 6 रुपए का वैल्यूएशन करना है तो आप 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने रुपए का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन पहला कैलकुलेशन आपका क्या होगा, पहला टारगेट आपका क्या होगा, 1 रुपए की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे बी नंबर पॉइंट में क्या बताया, विदाउट कंसिडरिंग द नोशनल कॉल। नोशनल कॉल को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब वो 1 रुपए की वैल्यू कैसे निकाल रहा है देखिएगा। नेट एसेट्स पर ₹1 शेयर, 2,33,000 हम लोगों का नेट एसेट्स आया है टोटल। नोशनल कॉल कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नोशनल कॉल के पहले ही कितना आया, 2,33,000। इसको सिंपली डिवाइड कर देना होता है टोटल पेड अप वैल्यू से। टोटल पेड अप वैल्यू यहाँ डिवाइड कितना किया है, 2,70,000। फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। नेट एसेट 2,33,000 डिवाइडेड बाई कितना किया है, टोटल पेड अप वैल्यू। टोटल पेड अप वैल्यू कितना है, 2,70,000। इसको आप डिवाइड करके देखो 0.863 का वैल्यू आपको मिलेगा। हम लोग एक बार देख लेते हैं टोटल पेड अप वैल्यू कहाँ से लिया गया है। तो आप यहाँ सम्स में आओगे, सम्स में आपको दिखेगा 15,000 इक्विटी शेयर्स का वैल्यू 1,50,000 था और 20,000 इक्विटी शेयर्स का पेड अप वैल्यू 1,20,000 था। 1,50,000 और 1,20,000 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को जोड़कर 2,70,000 टोटल पेड अप वैल्यू मिल जाएगा।
अब जब हम लोग यहाँ पर 1 रुपए की वैल्यू निकाल लिए 0.863, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फुल्ली पेड अप का वैल्यू मिल जाएगा। और आप इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पार्टली पेड अप शेयर्स का वैल्यू मिल जाएगा। वही कैलकुलेशन नीचे के लाइन में लिखा है कि वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स दैट इज 10 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू 10, तो 0.863 इंटू 10 करके 8.63 आ गया आपका फुल्ली पेड अप का वैल्यू। और पार्टली पेड अप के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से, तो 0.863 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके पार्टली पेड अप का वैल्यू निकाल लिया कितना, 5.178। क्लियर है? तो उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। नीचे एक नोट भी लिखा है, इस नोट की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी लिख देना जरूरी होता है। जैसे हमने इस सम्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंसिडर नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि गुडविल का कोई भी इंफॉर्मेशन सम्स में दिया हुआ नहीं था। और बी नंबर पॉइंट में जो लिखा है नोट में कि इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग होता है तो हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए हो, सम्स में बोला भी नहीं था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पार्टिसिपेटिंग है, तो आप सिंपली ये नीचे नोट लिख दोगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग नहीं है, दैट्स वाई हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन नहीं किया है। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।